गुड इवनिंग ध्रुव। गुड इवनिंग सर। चलिए सर, सर बड़ी बस लंबी एक क्लास सेकंड कर रहे चलिए, बस मैं फिजिक्स की क्लास वो नोटबुक उठा है। हो, बड़ी लंबी क्लासेस कर रहे हो आजकल, क्या बात है? सर पाप धो रहा हूँ 11वीं के। यस सर। चलिए सर, ये कल जो मैंने कंडीशन बताया था उसमें एक कंडीशन एब्जॉर्प्टेंस का किया था आपने, एक कंडीशन रिफ्लेक्टेंस का किया था। अब जो कंडीशन है उसमें एब्जॉर्प्टेंस भी है और रिफ्लेक्टेंस भी। ठीक है कि मतलब सम वो ऑफ द फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ द फोटोन्स विल बी रिफ्लेक्टेड। तो मतलब कुछ का फाइनल मोमेंटम जीरो करेंगे और कुछ का सेम मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है। तो इसमें रेडिएशन प्रेशर निकालना मिलके करते हैं, क्योंकि समय कम है तो मिलके सॉल्व करना शुरू करते हैं आज, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब टाइम कम है तो थोड़ी चीजें पढ़नी है। तो मिलके करते हैं, सिर्फ चीजों को समझते चलिए और जहां नहीं समझ में आए पूछते चलिए। सर एक बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर हम नंबर, सबसे पहला काम नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज इंसिडेंस, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर मैं इसमें निकालूं तो इंसिडेंट फोटोन आपको मालूम है कि कैसे निकालना है। आई ए अपन ठीक है, एच सी। आई ए लैम्डा अपॉन एच सी होगा हाँ शायद। ठीक है, हाँ जी। अब इस नंबर ऑफ फोटॉन्स में से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, अगर रिफ्लेक्टेड फोटोन की मैं बात करूं तो फोटोन का रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो सर जितना इंसिडेंट हुआ है उसको आप रिफ्लेक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, यस सर। है ना? जितना इंसिडेंट हुआ है उसको रिफ्लेक्टेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पता चल जाएगा। तो आपको ये करना क्या है सर, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुआ है दैट इज इक्वल टू आई ए लैम्डा बाई एच सी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हिच इज रिफ्लेक्टेड, सिमिलरली नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड फोटोन, तो उसको हम लिख सकते हैं ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। और ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर आर को मैंने आर माना है तो ए को मैं वन माइनस आर मान सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वन माइनस ऑफ आर, दीज आर द फोटॉन्स व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड एंड द फोटोन व्हिच इज रिफ्लेक्टेड। अब एक बात सोचिए सर, सर कि फोटोन ट्रांसमिटेड जब, वाले जीरो माने है ना। हाँ ट्रांसमिटेड का केस हम कंसीडर नहीं करते इन द केसेस ऑफ फोटोन, यस। या तो एब्जॉर्ब मानते हैं या रिफ्लेक्टेड मानते हैं। ठीक है, हम्म। तो सर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, मोमेंटम का चेंज रिफ्लेक्शन के कारण भी होगा और किसके कारण होगा, तो रिफ्लेक्शन के साथ साथ, हेलो। हाँ हाँ मेरे ही जी। टाइम में इतनी गड़बड़ क्यों होती है, हाँ तो रिफ्लेक्टेड के कारण भी होगा और एब्जॉर्ब के कारण भी मोमेंटम का चेंज होगा, तो चेंज इन यस सर। मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन एंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। तो सर अच्छा। सिंपली कुछ नहीं करना है, एब्जॉर्ब फोटोन के कारण जो मोमेंटम का चेंज होता है वो अपने को पता है, 2h बाई लैम्डा। टू आई बाई सी। नहीं नहीं, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम का अच्छा अच्छा। चेंज, हाँ जी सर। एक फोटोन के मोमेंटम का चेंज, तो आने वाला एच बाई लैम्डा, जाने वाला भी एच बाई हाँ लैम्डा, 2h/λ। ठीक है ठीक है ठीक है टू ठीक है। एच बाई लैम्डा एक फोटोन का, और हम्म रिफ्लेक्टेड के कारण एच बाई लैम्डा। हम्म। ठीक है, तो ये नोट करो जल्दी से। यस सर कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात समझिए कि ये तो हुआ एक फोटोन का, तो अगर हम नेट
रिफ्लेक्टेड वाला नेट मोमेंटम का चेंज देखें, मोमेंटम चेंज ड्यू टू वन फोटोन है ये बेसिकली। अगर हम नेट चेंज देखें तो नेट चेंज क्या होगा, ड्यू टू ऑल फोटॉन्स, ड्यू टू ऑल फोटॉन्स की अगर हम बात कर लें, जो एब्जॉर्ब हुआ है और जो रिफ्लेक्ट हुआ है, तो सिंपली इन दोनों का अपने वो मल्टीप्लाई कर देना है नंबर के साथ। तो नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी नेट, अब देखिए, अच्छा रिफ्लेक्टेड फोटोन का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, आपका ये फोटोन ऐसे गिरा और ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो नेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और एब्जॉर्ब फोटोन का जो रेट ऑफ नेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, दोनों के कारण जो सरफेस पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन तो सेम होगी ना। यस सर। सोचो, कोई चीज अगर किसी सरफेस से टकरा रही है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएगी, और जो यस सर, एब्जॉर्ब हो रही है वो भी फोर्स उसी सरफेस डायरेक्शन के में अंदर लगाएगी, की इसलिए साइड। तो हम दोनों के फोर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा सिंपल सी बात, हम अगर ये जो ये मोमेंटम का चेंज है वही बेसिकली फोर्स के बराबर भी होता है, तो नेट चेंज इन मोमेंटम को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके कारण ये हो जाएगा 2h बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फोटोन विच इज रिफ्लेक्टेड। और विच इज रिफ्लेक्टेड वो क्या लिखा था आपने, वो आपने लिखा था आई ए लैम्डा बाई एच सी मल्टीप्लाइड बाई आर, ये लिखा था आपने, प्लस ऑफ, इसी तरह से एब्जॉर्ब वाले का आप लिखेंगे h बाई लैम्डा multiplied by the number would be written as ia lambda by hc multiplied by 1 minus of r. Am I convey am I clear to you? यस यहाँ तक सर। सीधी सी बात समझ में आ गई, तो सर यहाँ पर सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो एच सी तो नहीं कटेगा, सॉरी, लैम्डा। एच से एच कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो ये हो जाएगा सर 2ia बाई सी मल्टीप्लाइड बाई आर, और यहाँ पर ये लैम्डा से लैम्डा कटा, एच से एच कटा, तो ये हो गया सर आई ए बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ आर, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो नेट चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, और जो नेट चेंज इन मोमेंटम आएगा वही वैल्यू ऑफ फोर्स होगी ना, तो फोर्स की वैल्यू यस सर। नेट चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर ही होती है, तो फोर्स की वैल्यू इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, देखो आर वाला अगर फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, नहीं कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये टू नहीं आई नहीं ए बाई सी आर और माइनस ऑफ 2ia/cr, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ia/cr, ठीक है, प्लस ऑफ हम्म। ia/c, एम आई राइट, ठीक है। तो यस ये नेट सर, फोर्स आ गया, वन तो प्रेशर अगर अपन निकालेंगे तो प्रेशर में ए से कैंसिल, ए से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि I/c इंटू 1 प्लस ऑफ आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन प्रेशर, वेर आर इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेंस। अगर रिफ्लेक्टेंस जीरो हो जाता तो देखो, रिफ्लेक्टेंस अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब होगा कि सारा का सारा जो भी गिरा वो एब्जॉर्ब हुआ, और जो एब्जॉर्ब हुआ, तो उस केस में अगर जो भी गिरा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा, तो आपका I/c आता है ना एब्जॉर्प्शन के केस में, तो I/c आ जाएगा। यस सर, समझ गया मैं। समझ गए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से एकदम खट से, इसी को इंक्लाइंड वे में गिरा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें तुम सॉल्व कर पाओगे। इरेज कर रहा हूं, चलिए यस इंक्लाइन सर। में एब्जॉर्प्शन वाला केस मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू 1 वाला केस ले रहा हूँ, कि मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपने रेडिएशन को ऐसे इंसिडेंट कराया, सारा तामझाम वही है, ठीक है, ये सारा तामझाम वही है, रेडिएशन को आपने ऐसे इंसिडेंट कराया, दिस एंगल इज योर थीटा, और ये रेडिएशन जो आपने इंसिडेंट कराया ये आई लैम्डा, ठीक है, और स्पीड सी है, इंटेंसिटी ये है, दिस इज एरिया ए। तो पहली बात तो अपने को ये पता है कि इस केस में हम अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये एरिया का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस रेडिएशन होगा दैट वुड बी ए कॉस थीटा, राइट। तो इसका मतलब है यस यहाँ सर। पर जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एच इनटू सी, दिस इज द फॉर्मूला, और यहाँ पर मैं आर इज इक्वल टू 1 मान रहा हूँ, यस सर। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपको मालूम है एक लाइट की प्रॉपर्टी और फोटोन की प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना, कि लाइट में आपको मालूम है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब है कि ये जो फोटोन है, अगर आप इसको ऐसे पार्टिकल, न्यूटोनियन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लें, ऑल्दो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटोनियन पार्टिकल, ठीक है, बट अगर थोड़ी देर के लिए अपन समझने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आ रहा है उसका मोमेंटम h बाई लैम्डा है, ठीक है, और कितने एंगल पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली थीटा एंगल पे, जब टकरा के ये लौटेगा तो ये h बाई लैम्डा से लौटेगा, कितने एंगल पे, उसी थीटा एंगल पे। तो आप ये इस बात को देखिए कि इस केस में इंसिडेंट फोटोन और रिफ्लेक्टेड फोटोन से आप चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालेंगे तो नेट चेंज इन मोमेंटम, तो आपको एक बात पता है कि सर नेट चेंज इन मोमेंटम के लिए हम ये कहेंगे कि भाई ये फाइनल मोमेंटम है हमारा, और वर्टिकल के साथ इसका जो एंगल यस बन सर। रहा है दैट इज थीटा, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम उसकी डायरेक्शन इधर है, और वर्टिकल के साथ जो इसका एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, तो इसका h बाई लैम्डा कॉस थीटा इधर आएगा, h बाई लैम्डा कॉस थीटा, और इसका h बाई लैम्डा कॉस थीटा इधर आएगा, सोच के देखो, और यस सर। साइन थीटा, साइन थीटा वाला टर्म दोनों का इसी डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा,
एच बाई लैम्डा साइन थीटा, एच बाई लैम्डा साइन थीटा, कोई कष्ट वाली बात? यस सर, ये इसका cos मतलब थीटा cos थीटा मोमेंटम से का कट जाएंगे। साइन थीटा कटेगा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल अच्छा। मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है और सेम है, तो ये कटेगा। कॉस थीटा वाला तो ऐड होगा, हम्म। समझे? तो चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में सर जो आएगा समझ गया, वो दैट इज, चेंज आएगा। हाँ, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 2h बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली, एंड दैट चेंज इन मोमेंटम इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स का कंपोनेंट ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। क्लियर है? याद रखना, प्रेशर का मतलब फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस से। ठीक है, नोट कर लिया? तो फाइनली आप इसको सर क्या क्या लिख सकते हैं? करें? अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम याद रखिएगा 1 फोटोन का है, तो नेट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फोटोन से। यस सर, हो गया नोट। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर नेट चेंज इन मोमेंटम दैट इज बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू नेट चेंज इन मोमेंटम, और नेट चेंज इन मोमेंटम और इज इक्वल टू फोर्स विल बी रिटन एज इक्वल टू एक का जो मोमेंटम का चेंज है दैट इज 2h बाई लैम्डा इनटू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आई ए cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी, अनडाउटेडली एच एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इसमें अगर आप प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्स का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है, तो फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आया है फोर्स, तो इसलिए आपको दोबारा कोई कंपोनेंट करने की, फोर्स के कंपोनेंट को करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर आप क्या लिखेंगे? तो प्रेशर आप सिंपली लिखेंगे ट्वाइस ऑफ आई ए कट गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। देखो अगर आपको रिजल्ट समझ आया हो तो, बिकॉज फोर्स इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन अभी तुमको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मैं बार बार ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन ये मैंने बार बार क्यों ये कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताओ जल्दी से, कुछ नहीं करूंगा, बस एक ही वैल्यू 1 ले रहा हूँ, भले मैंने नहीं कराया था, मगर अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आ गया तो मैं करवा देता हूँ। ये वाला ये एंगल थीटा है, सब कुछ तामझाम वही है, आई लैम्डा सी वी, ये एरिया तामझाम ए है, ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है वही से रेडिएशन प्रेशर। करो तो सॉल्व, और मुझे रिजल्ट बताओ तो फाइनल रेडिएशन प्रेशर सॉल्व करो जल्दी से। A is equal to 1 मतलब whatever falls will be absorbed।
देन cos square theta by c। कितना कितना फिर से बोलो। सर भाई जो अभी आया उसका हाफ, i cos square theta by c। कॉस स्क्वायर आ गया ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का आपको वो कंपोनेंट लेना होगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। यस सर, i cos square theta by c। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन समझो। ये तो हो गया सर। अब इसी में मैं तीसरा केस नहीं करा रहा हूँ, वो आप खुद सोचना कि अगर ए भी हो और आर भी हो तो उस केस में आपको मालूम है कि कैसे सोचा जाएगा। ठीक है, उसमें रेडिएशन प्रेशर में फॉर्मूला आप कहो तो मैं बता सकता हूँ कि आई वही होगा, R+1 आ जाएगा वहां पर। यहाँ I/C × 1 + आया था एक रिजल्ट हमारा इससे पहले। ये आ जाएगा I/C × 1 + R मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब मेरा जो पॉइंट है बेसिकली ये सब हमने क्यों करा, अब इस पे सवाल बनते हैं। अब इसमें कैसे सवाल बनते हैं, तुम्हें ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत बतेरे बनते हैं। 2-3 सवाल मैं कराऊंगा, और 2-3 सवाल। ठीक है, एक छोटा सवाल, उससे बड़ा सवाल, फिर उससे अच्छा वाला सवाल। 3 सवाल काफी। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक है। आपसे क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा, आपको ये बोला गया कि इट्स अ क्यूबिकल ब्लॉक। ये मैं आपको बताऊं, ये इरोडोव का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा आसान सा सवाल। ठीक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये आपने इस पे रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया, ये रेडिएशन है जो इंसिडेंट हुई। ठीक, आपको क्यूब का लेंथ बोला गया, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू ए। ये साइड की लेंथ ए है और इस पर रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया जिसकी इंटेंसिटी आई है, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ इज लैम्डा। ठीक है, और आपसे ये बोला गया कि ये जो रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करा है ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, साइड ए मत लो वरना कंफ्यूजन आ सकती है दो दो ए में। तो ये एक्स मान लो। ठीक है, और आपकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। मास ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एम, मास ऑफ द क्यूब एम है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द दिस क्यूब और क्यूबिकल ब्लॉक एंड द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट सो दैट इट डजंट मूव। ओके सर। ठीक है, म्यू की वैल्यू सो दैट क्यूब रिमेन्स स्टेशनरी। यस सर। अब बेसिक सा आइडिया है सर कि सर पहली बात यहाँ पर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों, इसलिए पूछा क्योंकि सर जब भी कोई रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे तो रेडिएशन का प्रेशर प्रेशर होगा, लगता है। प्रेशर होगा तो एरिया होगा, मतलब वो फोर्स होगा। मतलब फोर्स होगा, बिल्कुल सही बात है, और वो फोर्स फ्रिक्शन इसको उसे मूव फोर्स कराने की करेगी। कोशिश करेगा। तो हाँ। इसको अपोज कौन कर सकता है, फ्रिक्शन कर सकता है, बच्चों वाली बात। तो सर ये अब अगर आपको ये याद है कि रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, पर्टिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है और सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है सर हमारा, I/C। यस सर। ठीक है, इन द केस व्हेन एवरीथिंग इज अब्सॉर्ब। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, जो फोर्स इसको मूव कराएगा, तो I/C इंटू इसका एक्स स्क्वायर। एरिया जिसपे ये एक्सपोज्ड एरिया, तो एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो ये वाला जो फोर्स है I/C एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज μN, और N यहाँ पर mg के बराबर होगा, तो μmg खत्म हो गया, म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अब इसी को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं, बट बेहतरीन मतलब अच्छे सवाल है जिसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, यस सर। तो सवाल देखिएगा सर। सवाल ये है कि सर आपसे ये बोला गया कि यहाँ पर कोई एक प्लेट है, ये ऐसे कोई प्लेट है, और ये कोई सी स्ट्रिंग से ऐसे लटकी हुई है, ये लेंथ L है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, और ऐसे आपने रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया। लिसन टू द क्वेश्चन के शोज ए स्मॉल प्लेन स्ट्रिप सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. A continuous beam of monochromatic light is incident horizontally on the strip and is completely absorbed. इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि absorptance की वैल्यू 1 है। ठीक, आपसे कहता है द एनर्जी फॉलिंग ऑन द स्ट्रिप पर यूनिट टाइम इज W। एनर्जी फॉलिंग ऑन द स्ट्रिप, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है W, E फॉर एनर्जी। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन द स्ट्रिप इज W। अब आपसे कहता है कि सर फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द
स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल इफ द मिरर स्टेज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये इस पे इंसिडेंट हुआ तो इस पे अगर ये अपने रेडिएशन इंसिडेंट किया या लाइट इंसिडेंट किया तो ये डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रेशर। तो ये आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है सर कि इफ द स्ट्रिप इज डिफ्लेक्टेड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्लेन ऑफ द फिगर व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि हाँ, if a strip is slightly displaced, if a strip is slightly displaced from obviously from equilibrium position, equilibrium position, तो आपको बताना है कि then time period of oscillation will be equal to what। ये दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सर कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है ये कि भाई बेसिकली अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम का मतलब वही है सर जो हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो सर हमें मालूम है कि यहाँ पर टेंशन है सर, यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि सर यहाँ पर mg है, और टेंशन को हम रिजोल्व करना जानते हैं। ये थीटा है तो ये सारा तामझाम हमें पता है। ये टी कॉस थीटा है सर, और ये वाला जो टर्म है वो टी साइन थीटा है, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, जो रेडिएशन की वजह से फोर्स लगेगा, एफ आर कह देता हूँ इसको। तो बैलेंसिंग केस में तो हम यही कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। यस सर। ठीक। नाउ टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इसको, एफ आर। ठीक है। अब ये जो एफ आर है तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बता सकते हो कि एफ आर की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ आर। इसकी वजह से तो फोर्स लग रहा है, इसमें हमें एनर्जी पर यूनिट टाइम दिया है ना। हाँ, यहाँ पर बस एक काम वर्मा जी ने थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल कर दिया कि उसने एनर्जी पर यूनिट टाइम दे दिया है आपको। एच सी बाय लैम्डा दे रखा है ना, डब्ल्यू पर यूनिट टाइम। नहीं, एच सी बाय लैम्डा तो इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यस सर। तो यहाँ पर एक फोटोन तो नहीं गिर रहा। अच्छा, फिर नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे। इंटेंसिटी भी तो नहीं दी हुई। इंटेंसिटी भी नहीं दी हुई। फिर कैसे सोचा जाए। पर यूनिट टाइम एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है हमारा वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू को हम किस टर्म से डिवाइड कर दें कि ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, इस बात को समझो, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, और फोर्स का भी फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो आपको प्रेशर देखो, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि I बाई सी इंटू द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। ये आपका फोर्स लगता है, वेयर I इज व्हाट, I इज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू एरिया, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, एनर्जी बाई टाइम का ही वैल्यू तो डब्ल्यू दे रखा है। अच्छा, समझ गया, स्पीड ऑफ लाइट से समझ गए। चलो भाई, तो ये इसको हम डब्ल्यू बाई सी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो अगर हम इसको डब्ल्यू बाई सी लिख सकते हैं तो ये सर टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो तो सर सिंपल सी बात, tan थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू जी इंटू सी हो गया सर, पहला पार्ट सॉल्व। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इरेज कर सकता हूँ राइट वाला पोर्शन जो लिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। राइट वाला पोर्शन मतलब, अच्छा ये इरेज कर दूं। ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात आपसे क्या पूछा, टाइम पीरियड। अब मुझे एक बात बताओ कि विल इट बिहेव लाइक अ सिंपल पेंडुलम और नॉट। सिंपल पेंडुलम अगर आप इसको ऐसे स्ट्रिंग से बांध दें और ये थीटा एंगल इसका मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा, सोचिए। यस सर। बस फर्क इतना होगा कि सिंपल पेंडुलम जनरली हम उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इसको मीन पोजीशन कहते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मीन पोजीशन यहाँ पर है ना। तो टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एम्पलीट्यूड वगैरह या बाकी चीजों पे फर्क पड़े, टाइम पीरियड तो वही है। यस सर। नहीं समझे। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करोगे, सिंपल पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, अगर उसको वहां से आप डिस्टर्ब करोगे तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो लिखा जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी फॉर सिंपल पेंडुलम, लिखा जाता है स्मॉल जी। बट याद रखो कि दैट इज नॉट ओनली स्मॉल जी बट इट शुड बी जी इफेक्टिव। बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना।
जी इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि नेट एक्सेलरेशन जो हमें मिल रहा है यहाँ पर उसको हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक तो जी और एक इस वाले फोर्स की वजह से, और ये फोर्स कितना है, तो ये वाला फोर्स जो है वो W/C है ना। अच्छा, इसे मास से डिवाइड कर दें। ठीक है, और दोनों कितने एंगल पे है, एक्सेलेरेशन की। 90 डिग्री के एंगल पे है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि W/M/C, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो हम्म जी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज जी इफेक्टिव, एंड बिकॉज दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हमें पता है कि कैसे लिखना है। इसका मतलब 2 पाई जैसे रूट ऑफ इनका होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ W बाई M/C का स्क्वायर। यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। हो गया सर। एक बहुत ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा सवाल, एडवांस लेवल फॉर्मेट। ठीक है, ये मैं स्किप मार सकता था बट मन कर रहा है जल्दी से करा देने का। ये देखो, ये सवाल ये है कि सर ये एक स्फेरिकल बॉडी है, और हम्म मैं सवाल पढ़ के आपको सुना देता हूं पहले। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फेरिकल बॉडी की जो रेडियस है वो मान लीजिए कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R। ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब इसका R = 1। हम्म ठीक है, इस पे रेडिएशन हमने इधर से इंसिडेंट किया है, हम्म इधर से इंसिडेंट किया है। ठीक है, इस पे रेडिएशन इधर से इंसिडेंट किया है हमने, और इस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी दे रखी है वो I दे रखी है। आपसे क्या, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द स्फीयर। फोर्स बताना है आपको, जो ये बीम एग्जर्ट करेगा, किस पर एग्जर्ट करेगा, तो ये एग्जर्ट करेगा किस पर, जाहिर सी बात है स्क्वायर। पता चल गया आपको कि स्फीयर पर। ठीक है, हम्म तो इस ये सवाल है, और यहाँ पर याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 1 है। मतलब सर इसका मतलब बीच जो में भी इंसिडेंट एरिया होगा वो निकालना है रिफ्लेक्ट ना होगा। मेन, जिस एरिया पे हिट कर रहा है ये। हाँ बोलो, फिर से बोलो, अच्छा बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ सर, हाँ, निकालना तो बस इसका एरिया ही है ना जिस पे हिट कर रहा है, बाकी फॉर्मूला वेरी सेम है। गुड। मैं बिल्कुल, बाकी कर्व फॉर्मूला सरफेस सेम है। एरिया होगा हाफ इसका। कर्व सरफेस प्रोजेक्टेड एरिया हाफ। एरिया, नहीं नहीं नहीं, इसी नहीं। बात को मैं समझाऊंगा, इसी बात को जल्दी से हम्म समझेंगे। और तुम मैथ्स वाले हो, तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल तुम सही सोच पा रहे हो। देखो, मान लो कि मैं कोई एक ऐसा इसका एक पोर्शन अज्यूम कर लूं। ठीक है, तो हम्म ये स्फेयर है, तो ऐसा कोई पोर्शन रिंग अज्यूम कर लो आप। ठीक है, इस हम्म रिंग का आप मान लो कि थीटा एंगल पे हमने कोई रिंग अज्यूम कर लिया है जो डी थीटा का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये सब करने की तो तुमको आदत होगी मैथ्स में। थीटा, आई होप इसमें मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है क्या। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं है, तो सर यहाँ से ये रेडिएशन मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो ये रेडिएशन जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा क्या उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। सोच के देखो, यस सर। पक्की बात ना। यस सर। आई आई है, लैम्डा लैम्डा है। तो अब ये देखो, ये जो रिंग का एरिया है, इस बात को सिर्फ देखो, ये जो रिंग हमने कंसीडर किया इसको हम थोड़ा अलग करके दिखा देते हैं आपको। तो इस रिंग को जो हमने कंसीडर किया, उस रिंग का रेडियस कितना होगा, ये द रिंग दैट वी हैव कंसीडर्ड हियर, इस रिंग का रेडियस यही होगा ना, ये रेडियस। रिंग ऐसे है ना, ये ऐसे पीछे से ऐसे आ रही होगी, मतलब इसको अगर यस सर। देखोगे तो ये रिंग है आपकी। ठीक है, हम्म जिसका जो ये थिकनेस है दैट विल बिकम इक्वल टू, ऑब्वियसली थिकनेस विल बिकम इक्वल टू R/d थीटा। हम्म ठीक है, क्योंकि थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस रिंग एट द सेंटर। तो ये R/d थीटा, ये लेंथ ऑफ द आर्क R/d थीटा ही तो हो जाएगा, हम्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर इसका रेडियस कितना होगा, तो ये R है, ये वाला एंगल थीटा है, तो R/sin थीटा इज द रेडियस फॉर दिस रिंग। हम्म यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि अगर इसकी एरिया में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू R। ठीक है, रिंग के लिए टू हम्म पाई इंटू R/sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय R टाइम्स ऑफ d थीटा लिख सकते हैं। यस सर। पक्की बात है। अच्छा, ऐसे यस क्यों सर। लिखा आपने, डायरेक्ट पाई R² क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इस सर इस रिंग है, रिंग की इसमें कुछ पूरा थिकनेस भी है। सरफेस नहीं है, सिर्फ थिकनेस वाला हाँ, पार्ट है वो। पेरीमीटर टाइम्स थिकनेस समथिंग भी है। होती है थिकनेस। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब एक बात सोचिए कि ये जो आप, फिर से मैं इस बात को समझाता हूँ कि ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है ऐसे और फिर ऐसे गई है, अगर तुम इसका देखोगे ना तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे हो रहा होगा। सोच के देखो ध्रुव भाई, हम्म ये लाइट ऐसे आई ये है, लाइट आई और ऐसे गई हम्म थीटा एंगल पे, हम्म जो भी हाँ। आई वो गई, तो ये H/λ। यस सर। हम्म अब जो
पीछे कराया था उसका कारण यही था, एच बाई लैम्डा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, तो इन दोनों का कौन सा वाला कंपोनेंट ऐड होगा, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। यस सर। नहीं समझ आया? यस सर। तुम्हें समझ आ रहा है? फोटोन के मोमेंटम का चेंज ये है, तो स्फीयर के मोमेंटम का चेंज उतना ही होगा, बट ऑपोजिट होगा या नहीं होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। पक्का? तो यस सर, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी मतलब होगी, डेल्टा की पी की वैल्यू 2h बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। देखो पहले यहां तक अगर आपको क्लियर है तो। सर मैं ना एक चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ पूछो जैसे कि पूछो पूछो। ये स्पेयर है, हमने इसमें लाइट मारी, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ क्यों नहीं ले रहे सीधा सीधा? वही वही तो बताना, इसीलिए तो पूरा जैसे अगर सॉल्व कोई कर रहा हूँ, बॉल है। इसीलिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, सामने से लाइट आ रही है, तो उस हम्म। कर्व्ड सरफेस एरिया पे कितनी लाइट फॉल करेगी, वो बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे मोमेंटम का चेंज होगा ना। यस सर। ठीक है, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? अच्छा हाँ, मोमेंटम का चेंज अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा होगा, जी, क्योंकि तो वो रिफ्लेक्ट कैसे अलग निकालेंगे अलग आप? एंगल पे हो रही होगी। बिल्कुल सही बात। हाँ, अच्छा तो फिर ऑब्वियस सी उनका बात है फोर्स ना, ऐसे कांस्टेंट ही नहीं होगा। ऐसे तो होगा ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ हम्म। कर्व्ड एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, बट इट विल हम्म। नॉट बी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो एरिया भी मैं बताऊंगा। यस सर। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा एरिया, वो उसको हम प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर आगे बात कर लें। यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया ना आपको? कोई अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब देखो नहीं डीएफ की सर। वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो फोर्स फोर्स जो इस पे लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, इस रिंग का एरिया आपको पता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना इंसिडेंट होगा वो भी आपको पता है। हम्म। ठीक है, तो चलिए लिखा जाए। यस सर। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंटेंसिटी आई है तो? इस रिंग को सिर्फ देखो, इस रिंग पे कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिंग पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा वो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 2 πr² मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा। पहले तो ये समझिएगा, एच सी, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, इंटू 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। ठीक है, जगह कम पड़ गई तो यहां पर मैं कॉस थीटा एक और लिखना है मुझे, ये कॉस थीटा एक और है। अब ये कॉस थीटा क्यों है, ये वाला कॉस थीटा, ये जो जगह कम पड़ने की वजह से बाहर लिखा गया है, कैन यू टेल मी? 2h बाय लैम्डा cos थीटा cos थीटा। रुक जाओ पहले, ये यहां तक नोट कर लिया तुमने? ये मैं लेफ्ट वाली रिंग को इरेज कर दूं, ये वाला इरेज यस कर दूं, सर। ये वाला? ठीक है, अब देखो फिर से करते हैं वन बाय अच्छा। वन। फोर्स ऐसे लग रहा है, सोच के देखिए। यस सर। हाँ। तो फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए यस मुझे सर। रिंग पर जो उस से परपेंडिकुलर हो। यस तो सर। फोर्स कितना होगा, तो ये इससे परपेंडिकुलर, ये 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, ये तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम्म। अब देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, डीएफ जो हम फोर्स लिखेंगे, पहली बात तो ये हो गया, ये हो गया आई इंटू 2 πr² इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये तो वो एरिया है जिसपे ये इंसिडेंट कराया हमने रेडिएशन, डिवाइडेड बाई एच सी। हम्म। ठीक है, एक कॉस थीटा तो इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, पहले मेरी बात समझिए, हम्म। वो फोटोन आपका जो इंसिडेंट हो रहा है इस रिंग पे, वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, थीटा पर। तो एक बात हम्म। याद करिए कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होता था तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में कॉस थीटा वाला टर्म ऐड होता आ जाता था या नहीं? यस सर। तुम समझ रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स में याद करो आई ए लैम्डा बाई एच सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा लिखते हो या नहीं, क्योंकि एरिया का आप कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। यस सर। क्लियर हुआ पहला कॉस थीटा क्लियर? हाँ, पहला तो हो गया था। ये एरिया का कॉस थीटा, उसके बाद अगले कॉस थीटा पे आइए, तो ये तो ऑलरेडी कॉस थीटा, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। ये जो फोर्स लगा वो ऐसे लगा,
और जो आपने रिंग कंसीडर की है वो ऐसे करी है, तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस रिंग पे परपेंडिकुलर है वो लेंगे ना, फोर्स ऐसे लगा, तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो अच्छा, इस रिंग से फोर्स का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आई बात? हम्म। ठीक है, वो कंपोनेंट ले रहे हैं हम, यस सर। फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर आप यहां नहीं लेते तो आप प्रेशर में आपको लेना पड़ता, तो मैंने पहले ही ले लिया फोर्स का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिससे हमें वो मिलेगा, प्रेशर मिलेगा या फोर्स मिलेगा। यस सर, नहीं आई बात समझ? समझ गया। ठीक है, तो ये समझ गया। डीएफ की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, तो एफ के लिए अगर हम ये देखें तो एफ के लिए हमें करना क्या है, इसी को इंटीग्रेट करना है, इस पूरे तामझाम को। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यस तो सर। आई इंटू ये 4 पाई r स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डिवाइडेड बाई एच से एच कैंसिल हो जाएगा अनडाउटेडली, और कहीं लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल होना चाहिए। देख लो मैंने कहीं पर कुछ छोड़ा तो नहीं है, एक लैम्डा कहीं पर छोड़ा है, यहाँ पर एक लैम्डा छोड़ा है भाई ध्रुव भाई, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये बच जाएगा सी इंटू, बस यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। देखिए, इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस, यस सर। हाँ सर, cos इसको थीटा टी इंटीग्रेट, लो sin थीटा डी थीटा, हाँ हो जाएगा dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट हम्म। करने का मैं बिल्कुल जोखम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल मुझसे बेहतर पता है। जब आप ये सारा तामझाम करके सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा I/C इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। पहले यहां तक नोट करो, मैं इसका एसेंस आपको अब समझाता हूं। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन की लिमिट याद रखिएगा, 0 से π/2 यस तक सर। जाएगी। अब इसका मैं एसेंस आपको समझाऊंगा, इसका एसेंस क्या है वो। 0 से π/2। 0 से π/2 तो वो लिमिट हो गई। अब इस पे हम और फर्दर बात करेंगे, एक शॉर्टकट आप समझेंगे। नोट कर लिया आपने? यस सर। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, जो प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप अभी अपने लेवल पे तो बहुत ऐसा सच पढ़ाया नहीं जाता, बट प्रोजेक्टेड एरिया को समझने के लिए मैं एक तरह से कोशिश करूंगा कि ताकि मैं आपको समझा सकूं। ऐसा समझो कि किसी सरफेस पे आप लाइट इंसिडेंट कराओ, तो उसकी इमेज बनेगी ना, एक हम्म। तरह से उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, उसकी इमेज कैसी बनेगी, वही उसका प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। अच्छा। मतलब ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्फेयर लो, ठीक है, और स्फेयर लो हम्म। और इधर से लाइट इंसिडेंट कराओ और पीछे का स्क्रीन रख दो, तो इस पे जो इसकी इमेज बनेगी वो स्फेरिकल नहीं होगी, वो सर्कल बन रही होगी। देखो, सोच के देखो, यस या सर। शैडो समझ लो, इसका शैडो कैसा हाँ, बनेगा, शैडो समझ। शैडो कैसा बनेगा, स्फेयर बनेगा या सर्कल बनेगा, शैडो समझो। सर्कल सर्कल। लाइट जहां से गुजरेगी नहीं वो शैडो कास्ट करेगी, तो कैसा बनेगा, सर्कल। सर्कल। वही हम्म। वही सर्कल बनेगा ना, तो वही समझ लो इसका प्रोजेक्टेड एरिया। वही क्या चीज होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। वही क्या चीज होगा, फिर से प्रोजेक्टेड बोलो, एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्टेड एरिया। इसका मतलब मुझे जब ये क्वेश्चन दिया ना, तो अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि अल्टीमेटली तुम देखो ये स्फेयर था, बट जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर जो इसका आया है वो हम्म। I/C इंटू पाई आर स्क्वायर आया, वेयर आर इज द रेडियस और पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। और इसका ये सब प्रोजेक्टेड बात एरिया आप देखोगे करने तो के बाद सर्कल ही आएगा। बनेगा ना। जी, क्या कह ये रहे हो? सॉफ्टवेयर क्या आएगा लास्ट में? ये आई क्या बाई सॉल्व सी करके बाई ना, आर स्क्वायर। हाँ ये सॉल्व करके वो पूरा सॉल्व करोगे ना तो यही ये आप आएगा क्या आंसर। लिख रहे हो? मैं क्या लिख रहा हूँ मतलब, अच्छा। फिर तुम्हारी आवाज ब्रेक हो नहीं, रही मैं है यार। समझ गया, मेरे को बोल रहा हूँ यही आएगा ना सॉल्व करके। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइनल आंसर है ये। अब इसी आंसर को मैं यूज कर रहा हूँ, तू सोच सर के 2 देख, सेकंड ये जो बाद जा रही सर, है आवाज। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ बस इशू आ रहा है ये वाला। रुक जाओ, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, पक्का? अब सर सुनो, मेरी 2 सेकंड बाद आ रही है शायद। चलो देख लेते हैं। पहले तो इसको समझते हैं, पाई आर स्क्वायर अगर ये इसका हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराएं तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो सर्कल ऐसा ही बनेगा, उस सर्कल का रेडियस उतना ही होगा जितना इस स्फीयर का है, हाँ ना बोल। यस सर। तो उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगी या नहीं होगी? यस सर।
ठीक है, इसका मतलब अगर तुम्हें प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, आई बाई सी को प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई बाई सी को प्रोजेक्टेड एरिया से सीधा सीधा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। प्रोजेक्टेड एरिया से सीधा सीधा क्या करोगे, मल्टीप्लाई। नहीं, यही बात समझ में। सर मान लो यहाँ सिलेंडर होता, हम्म, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, घबराओ मत। जैसे वर्टिकल। मान लो मैं एक अच्छा। एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये कोन होता, ठीक है, इसकी हाइट एच यस होती, सर। इसका रेडियस आर होता, लाइट इधर से इंसिडेंट होती, इस पे हमसे कहता कि फोर्स बताओ इस कोन पे, इंटेंसिटी आई और ये लैम्डा। सोचो इस पे लाइट अगर इंसिडेंट कराओ तो इसका शैडो जो बनेगा तो वो कोन का ट्राइंगल शेप लेगा बनेगा। या ट्रायंगल का शेप लेगा। सिंपल सी बात, उस ट्राइंगल ट्रायंगल का ट्राइंगल। जो हाइट है वो एच होगा या नहीं होगा। यस सर। ट्रायंगल की हाइट एच, उसका बेस 2r। यस सर। 2r ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या, आई बाई सी इंटू हाफ इंटू इंटू आर एच। बेस, बेस की वैल्यू कितनी, 2r मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 2 ने 2 को मार दिया तो फोर्स की वैल्यू आई बाई सी इंटू आर एच, ये आंसर है। ठीक। यस सर, समझ गया। कुछ कुछ पल्ले पड़ा। यस सर, अब जैसे तो कोन होता तो वो, हम्म, जैसे ये कोई कौन ही था मतलब बेटे, ये सिलेंडर होता तो सिलेंडर होता सिलेंडर का रेक्टेंगल तो नजर आता। रेक्टेंगल बन जाता। हम्म। वो रेक्टेंगल बन जाता, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका एरिया यस होता सर। प्रोजेक्टेड एरिया। तो उससे आप सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो बेसिकली जब भी ऐसे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही हो तो प्रोजेक्टेड एरिया अगर आपको पता है तो प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू लिख लो और उससे आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, उसके लिए आपको कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यस सर, समझ गया। आगे, आगे बकूं। यस सर। ठीक है, तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में वो पॉइंट है जो आपको नहीं पता रहा होगा, उसको मैंने डिस्कस किया है। मैं उस यस सर। थेरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो उसकी जो थेरी होती है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। थेरी आपको याद होगी, थेरी का मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सर वो जब होता है उसमें सैचुरेशन ग्राफ करंट, ग्राफ। टॉपिक पोटेंशियल, उसमें दिक्कत होती है। अच्छा, उसमें दिक्कत होती है तो उस पर बात करनी है मतलब। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल में मतलब जो बीच में आ जाता है ना, फिर वो रिटार्डिंग पोटेंशियल, वही थोड़ा दिक्कत देता है। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का बेसिक मतलब समझोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल की वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन को रोक जाए, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाए, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाए, दैट इज बेसिकली योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब यस है सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहली बात तो एक बात समझिए कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है अपना, ये कैथोड है। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड की अगर हम बात करें, ये अपना कैथोड, कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव प्लेट, और ये एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट। यहां से लाइट इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब हम यस सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो आपको याद होगा अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एक तो है वो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो हम्म। आइंस्टाइन की इक्वेशन है, और यस ठीक है सर। उस पे, और दूसरा है ग्राफ, जो ग्राफ होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी इन सब पे बात कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। हम्म। ठीक है, तो देखिए मैं यस सर। इस पे सारी बात कर ही लेता हूँ। पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को छोड़ो, आपको मालूम है कि सर ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इस पे हमने लाइट इंसिडेंट कराया, लाइट इंसिडेंट कराया तो ये अपना कैथोड है, और ये वाला जो कैथोड है और ये वाला एनोड है। हम्म। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला और यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, हम क्या करते यस हैं, सर। एनोड को हम निगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे हम्म। रखेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, सॉरी, इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे एनोड को, और इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे किया, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो कहाँ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए यस और सर। कुछ ऑब्जर्व किया, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इससे पहले तक लाइट वॉज कंसिडर्ड एज अ वेव, और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट को फिर से पार्टिकल नेचर का शो कर दिया है ना, लाइट को पार्टिकल नेचर का शो किया। ठीक है, तो हम इससे पहले वे मान रहे थे, बट इस फिनोमेना में लाइट इज बिहेविंग लाइक पार्टिकल। अब देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहला ये हुआ कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे, देखिए लाइट अगर एज अ वेव है हम्म। तब भी उसमें इंटेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, इंटेंसिटी भी होगी, उसकी यस सर। फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो लाइट की जब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, या जिस जो लाइट हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो करंट है, द
करंट, फोटो करंट जिसको आप कहते हैं, और आपको ये बेसिक आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज फोटो करंट। यस सर। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट वर्सेस इंटेंसिटी के ग्राफ में व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो यू ऑब्जर्व दैट कि फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली, दिस बढ़ मींस दैट जाता है कि linearly। करंट, हाँ, सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और ये बढ़ रहा है। अब हमने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो हमने करंट का ही एक्सपेरिमेंट फिर से किया, बट दिस टाइम हमने कुछ और चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखें और इंटेंसिटी को वी गो ऑन इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी सेम रखें और इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपका जो करंट है वो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाने पर, ठीक है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाने पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा करंट इंक्रीज हुआ। यस सर। ठीक है, या ऐसे समझो, नहीं इंटेंसिटी तो हमने बढ़ा के करंट देख ही लिया है, आप ऐसे समझो कि फॉर इंटेंसिटी I1, एक इंटेंसिटी है तो उसके लिए कुछ करंट फ्लो करेगा। यस हमने एनोड के पोटेंशियल की पॉजिटिविटी को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, फॉर अ गिवन इंटेंसिटी वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एनोड पॉजिटिविटी ऑफ एनोड पोटेंशियल। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट पहले इंक्रीज हुआ एंड देन इट बिकेम कांस्टेंट। मान लो ये इंटेंसिटी I1 के लिए हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसके हायर इंटेंसिटी I2 के लिए ऑब्वियसली करंट ज्यादा रहा होगा। अब उसी इंटेंसिटी में फिर से जब हमने पॉजिटिविटी ऑफ पोटेंशियल को बढ़ाया एनोड पोटेंशियल को, तो हमने फिर से देखा कि करंट उस केस में भी इंक्रीज हुआ एंड देन इट बिकम कांस्टेंट और सैचुरेटेड। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया इंटेंसिटी बढ़ाने पर। इसका मतलब है कि सर हम पॉजिटिविटी जब बढ़ाते हैं फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, तो पहले करंट कुछ बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जब हम एनोड की पोटेंशियल जो पॉजिटिव थी अब उसको निगेटिव करना शुरू करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिविटी नाउ वी इंक्रीज निगेटिविटी, मतलब इस एनोड की पोटेंशियल को हम निगेटिव करना शुरू कर देते हैं, निगेटिविटी बढ़ाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक गिवन इंटेंसिटी पर करंट डिक्रीज होता गया होता गया होता गया और फाइनली एक पॉइंट पे जाके जीरो हो गया। ठीक है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड, उस पर जाके ये करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से हमने I2 जिसके लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा थी, उसके लिए भी जब हमने एनोड की पोटेंशियल नेगेटिविटी को बढ़ाया तो उसके लिए भी यही हुआ कि करंट डिक्रीज हुआ, होता गया और फिर जीरो हुआ। बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी को जब कांस्टेंट रखा, सिर्फ इंटेंसिटी अलग अलग है दोनों रेडिएशन की, फ्रीक्वेंसी इसकी भी एफ है इसकी भी एफ है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल जिस पे करंट दोनों ही करंट जीरो हुए हैं दोनों इंटेंसिटी के लिए, वो सेम है। ऑल्दो दोनों करंट की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है, बट जीरो होने के लिए एनोड पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही। समझ में आ रही बात। अब ये जो एनोड की वो पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिस पे करंट आपका जीरो हुआ है, इस पोटेंशियल को ही हम कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसी पोटेंशियल का नाम कौन सा पोटेंशियल है, कट ऑफ। कट ऑफ क्यों, क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जिस पर इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक इतना एनर्जेटिक होता ही नहीं है कि वो यहां तक पहुंच पाए। रिपल्शन भी मिल रही होगी ना इससे, हाँ, क्योंकि इसकी निगेटिविटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं। तो जो जैसे जैसे हम निगेटिविटी बढ़ाते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड तक पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, और एक ऐसा एनोड का पोटेंशियल होगा जिसके लिए कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो वहां तक पहुंच पाए। इसका मतलब है कि करंट इन द सर्किट विल स्टॉप नाउ। यस सर। ठीक है, तो यही पोटेंशियल जिस पर करंट की वैल्यू बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल का नाम देते हैं। हैरान करने वाली ये बात नहीं है, हैरान करने वाली ये बात है कि अलग अलग इंटेंसिटी का सैचुरेटेड करंट अलग है, बट हमारा जो एनोड पोटेंशियल है जिस पे करंट जीरो हो रहा है वो सेम है। ये हैरान करने वाली बात थी उस वक्त के लोगों के लिए। मतलब वर्क फंक्शन सेम है। वर्क फंक्शंस क्यों सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब भी अब वो भी मतलब भी हम जल्दी से रिपीट कर लेंगे। अब मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो हो जाता है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कट ऑफ पोटेंशियल अगर आपका V है, कट ऑफ पोटेंशियल इज V0 मान लीजिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, बिल्कुल। बट वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। इसका मतलब इस केस में आप याद रखिए कि इसको रोकने वाली जो एनोड की एनर्जी है, ठीक है, वो एक्चुअली में किसके बराबर है? वो काइनेटिक एनर्जी है के बराबर है। मतलब आप इसको आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हाफ mv² को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? EV0 के बराबर लिख सकता हूँ। यस सर। नहीं समझे तुम? ये समझ गया सर। ये हाफ mv² को हम EV0 लिख सकते हैं। मतलब जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म आ जाए या केस आ जाए तो उस केस में हम EV0 को हाफ mv² के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में अभी इस पे नहीं जाऊंगा, बट ये बात याद रखना। अब एक और एक्सपेरिमेंट और एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि भाई हमने जब इंटेंसिटी को फिक्स रखा और व्हेन वी स्टार्टेड चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो हमने ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी जब हमने चेंज किया तो हर इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हमने एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिविटी बढ़ाया तो वैसे बढ़ा और ये करंट कांस्टेंट हो गया। बट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमने देखा कि ये सैचुरेटेड करंट या सैचुरेशन करंट या कांस्टेंट करंट की वैल्यू सेम थी। ठीक है, नाउ व्हेन द नेगेटिविटी ऑफ एनोड पोटेंशियल स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट डिक्रीज होता गया एंड इट बिकम जीरो, बट उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है सर कि सिंपल सी बात। देन देयर कम्स द जेंटलमैन आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इस केस में लाइट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ वेव। अगर ये वेव की तरह बिहेव करती तो वेव की जो इंटेंसिटी का मतलब वेव की इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी। तो हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव मींस हायर इज द एनर्जी ऑफ द वेव। ठीक है, तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब अल्टीमेटली आपने एनर्जी बढ़ा दी, एंड दैट एनर्जी must be capable of ejecting the electron from the surface of the metal. There should not be any concept of the frequency. But हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बिना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हम इमिट करा ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। तो आइंस्टाइन ने बोला कि भाई यहाँ पर इस केस में हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, क्योंकि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द फोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, एनर्जी नहीं बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटॉन। देखो एक बात याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्यों है, तो इसको आप ऐसे समझो कि इट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन इज फोटॉन। यस सर। नहीं समझे? ठीक है, पार्टिकल नेचर में आप ये समझें तो ये आप दो का कोलिजन हो रहा है। तो अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाएंगे ना, विच इज बीइंग इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगे ना वहां पर। भाई 10 फोटॉन अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा था, तो अब 50 फोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि फोटो करंट भी इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसीलिए जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज करता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, जब हम गिवन इंटेंसिटी के लिए जब एनोड पोटेंशियल की पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे थे, जब एनोड पोटेंशियल की पॉजिटिविटी फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, तो होता क्या है कि ये पॉजिटिविटी अगर बढ़ाओगे तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट इमिट हुआ है और उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो यहां से यहां पहुंच सके, तो वो तो यहीं रुक जाएगा। ठीक है, जब हम पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो इस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। यस सर, समझ रहे हैं आप? तो इस पे जब अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो ये भी खींचा चला आएगा। सही बात। मतलब अगर मान लो कि किसी इंटेंसिटी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन में 8 ही पहुंच पा रहा था, दो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच पा रहा था यहाँ पर, तो पॉजिटिविटी बढ़ा के एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों के पास भी इतनी एनर्जी होगी कि वो भी यहाँ पहुंच जाए जल्दी भी फॉर दैट गिवन इंटेंसिटी, है ना, वो फॉर दैट गिवन इंटेंसिटी 10 इलेक्ट्रॉन वाज इमिटेड और 10 के 10 पहुंच गए। अब आप पॉजिटिविटी को इसके बियॉन्ड चाहे जितना भी बढ़ा लो, आप कोई नया इलेक्ट्रॉन तो वहां पर है ही नहीं जो और अट्रैक्ट हो फॉर दैट गिवन इंटेंसिटी, है ना। इसीलिए क्या होता है कि पहले आपका करंट इंक्रीज हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। समझ में बात? अब जब हायर इंटेंसिटी आपने ले लिया, अब रेडिएशन की इंटेंसिटी को आप बढ़ा दो, तो अब क्या होगा कि मान लो कि एक इंटेंसिटी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था, अब इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो 10 के बजाय 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। सर 20 मान लो, 20 हो जाएगा। 20 मान लो।
और मान लो कि नॉर्मल सिचुएशन में बीच में से सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच पा रहे थे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल, तो कुछ करंट था, बट जब हम Yes, sir. एनोड पोटेंशियल की पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएंगे तो वो करंट बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, देयर इज नो न्यू इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड देयर, तो फिर आपका करंट Yes, कांस्टेंट sir. हो जाएगा या नहीं हो जाएगा फिर से? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. दिस इज द रीजन दैट हैपेंस हियर कि भाई जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, ठीक है। बट याद रखिए कि उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, Yes, sir. समझ वो रहे हैं? वर्क फंक्शन पे, हाँ. ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइट को जब आप पार्टिकल बिहेवियर का मानेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो आप लिखते हैं एच न्यू, फोटोन की एनर्जी आप ये लिखते हैं ना एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, इसी को लिखते हैं, Yes, sir. या एच एफ जैसे भी लिख लो। एक्चुअली में ये Actually. मतलब हुआ कि दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Hmm. फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, Yes, sir. तो जितना एनर्जेटिक फोटोन होगा इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, ठीक है। Yes, sir. फोटोन की का जो नंबर ऑफ फोटोन है कि कितना इंसिडेंट हो रहा है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. क्लियर, ठीक है। बट अगर हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स हो गए, Hmm. ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं फॉर अ गिवन इंटेंसिटी वो फिक्स है, बट फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, Yes, sir. ज्यादा इमिट होने लग जाएंगे है ना, इलेक्ट्रॉन. ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो उस ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी हमें ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा या नहीं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। Yes, sir. इसीलिए एनोड समझ पोटेंशियल गया. की वैल्यू डिफरेंट आती है फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। समझ गया सर, समझ गया. लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक का लॉजिक, कल आगे बात करता हूँ। ठीक है सर. सर मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो पार्ट से आता है, तीसरा पार्ट रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तो सभी से आता है बट इन तीन पे ज्यादा टारगेट रखेंगे। ओके सर. ओके, चलिए, गुड नाइट।